हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज हम जेडीली की कंसाइज एंड ऑर्गेनिक बुक का जो एक्सप्लेनेशन कर रहे थे उसके लेक्चर नंबर 4 में जो लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये जो बुक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबको ऑलरेडी पता ही होगा। और इसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो उसका जो रूट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर उसको हम सीखते हैं तो हमको केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे कोई भी बुक पढ़ने में। ठीक है, तो इसके जो है एक्सप्लेनेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था लाइमन बामर पास्चन एंड ब्रैकेट एंड फूड सीरीज के बारे में। ठीक है, कि कैसे ट्रांजिशंस होते हैं और किस ऑर्डर के ट्रांजिशन होते हैं, जिनमें हमारे अल्ट्रावायलेट रीजन थे, विजिबल रीजन थे, इंफ्रारेड रीजन थे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग आगे आएंगे बोह्स थ्योरी पे, क्योंकि हम लोगों ने प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी को पढ़ा था। कैसे होती है प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी, उनका क्या कंसेप्ट था। ठीक है, तो प्लांक्स ने अपने क्वांटम थ्योरी में कहा था कि जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस नहीं होती, वो एनर्जी डिस्क्रीट होती है और पैकेट्स के फॉर्म में जो होती है फिक्स होती है। बोर थ्योरी का रिफाइनमेंट क्या था? It has been assumed that the nucleus remain stationary except for the rotating on its own axis। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ लिखी है पहली लाइन में कि जो हमारा एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो अपनी जगह पे स्टेशनरी रहता है। वो अपनी जगह से हिलता डुलता नहीं है, ना मूव करता है, ना राउंड राउंड करता है। ठीक है, अपनी एक्सिस पे घूमता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है रहता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो भी अपने एक्सिस पे जो है घूमता रहता है। ठीक है, रोटेट करता रहता है, अपनी एक्सिस पे करता है, अपनी पोजीशन को छोड़ता नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे कि जो न्यूक्लियस होता है अपनी एक्सिस पे घूमता है, बाकी वो कहीं नहीं जाता है, वो क्या रहता है, स्टेशनरी रहता है। दिस वुड बी ट्रू इफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस वर इनफाइनाइट, बट द रेशियो ऑफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज 1/1836। यहाँ पे क्या कहा गया है कि द रेशियो ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियस। यहाँ से ये जो लिखा है ये क्या है, 1/1836 का क्या मीन आता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसका मास जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर माने तो जो पूरा वेट होता है, मास होता है किसी भी एटम का, तो वो पूरा डिपेंड करता है, मैंने पहले भी बताया है प्रीवियस लेक्चर में, कि जो कम्प्लीटली डिपेंड करता है वो उसके न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस के मास पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेट होता है 1/1836 टाइम्स होता है उसके न्यूक्लियस के वेट के। ठीक है, इतना कम होता है। द न्यूक्लियस एक्चुअली ओसिलेट स्लाइटली अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। न्यूक्लियस जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो क्या करता रहता है, ओसिलेट करता रहता है। ओसिलेशन प्रोसेस क्या होता है, अपने मीन से अपनी पोजीशन से, अपने मीन से इधर उधर जो है कंटिन्यू ऐसे वाइब्रेट करना, ओसिलेट करना। ठीक है, तो ये इसमें कोई खास मोशन नहीं होता, वो अपनी जगह छोड़ता नहीं, अपनी जगह पे क्या करता रहता है, अपनी मेन पोजीशन से इधर उधर ऑसिलेट करता है। एंड टू अलाउ फॉर दिस द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एम इज रिप्लेस्ड बाय द रिड्यूस मास। ठीक, इसलिए इसके मास को हम जो है रिड्यूस मास से एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसके मास को हम लोग डायरेक्टली नहीं पढ़ते, रिड्यूस मास से इसको हम चेंज कर सकते हैं। वेयर एम इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस, the inclusion of the mass of the nucleus explain why different isotope of an element produce line in the spectrum at slightly different wave numbers। और जो हमारी इसके आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, जो मेटल्स या एटम्स के आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वेट में डिफरेंट होते हैं, उनका मास अलग होता है, इसलिए उनकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती है वो भी क्या होती है, अलग होती है। ऑर्बिट are sometimes denoted by the k element counting outward from the nucleus, and they are also numbered 1 2 3 4। दिस नंबर इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज गिवन बाय द सिंबल। तो ये जो हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल देखते हैं नेक्स्ट फिगर में। ये जो हमारे सेल होते हैं KLMNOP, ये होते हैं हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसको शो करते हैं हमारे KLMN सेल। तो कहते हैं बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस। फिगर जो है
It is therefore possible to define which circular orbit is under consideration by specifying the principal quantum number. जो सर्कुलर ऑर्बिटल होते हैं वो क्वांटम नंबर से डिफाइन होते हैं कि कौन से क्वांटम नंबर में कौन सा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। n इक्वल टू 1 है तो उसका क्वांटम नंबर 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसका क्वांटम नंबर 1 है, सेकंड ऑर्बिट तो उसका क्वांटम नंबर 2 है, थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो क्वांटम नंबर 3 है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड रहते हैं। When electron moves from one orbit to another, it should give a single sharp line in the spectrum correspond to precisely the energy difference between the initial and final orbit. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक से एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है तो सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रम हो रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक ही तो स्पेक्ट्रम होगा, एक ही ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगी, जो हमारा ग्राफ आता है, ठीक है, स्पेक्ट्रा का ग्राफ, उसमें क्या मिलता है, एक लाइन मिलती है ऐसे। ठीक है, ग्राफ देखा होगा, एक लाइन मिलती है ऐसे, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है यहाँ पे। इफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड विद हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर, अगर हाई रेजोल्यूशन के स्पेक्ट्रोमीटर से अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रो को देखा जाए तो क्या पाया जाता है कि यहाँ पे एक फाइन स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक फाइन स्ट्रक्चर मिलता है। दिस मीन दैट ए लाइन इज रियली कंपोज्ड ऑफ ए सेवरल लाइंस क्लोज टुगेदर। इसके अंदर काफ़ी लाइंस होती हैं। ठीक है, एक लाइन के अंदर काफ़ी लाइन होती हैं, अगर उनको हम क्या करें, अलग अलग करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर मिलता है, इसमें सेपरेट जो है सेपरेशन इतना आसान नहीं होता है। दिस मीन द लाइन इज रियली कंपोज सेवरल लाइंस क्लोज टुगेदर। सम सोमरफील्ड, ठीक है, सोमरफील्ड जो है उन्होंने एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस बाय द अज्यूमिंग दैट सम ऑफ द ऑर्बिट वर इलिप्टिकल and they processed in space around the nucleus for the orbit close to the nucleus. The principal quantum number is equal to a1 and there is a circular orbit. For the next orbit, the principal quantum number to both the circular and elliptical orbit are possible. To find an elliptical orbit, a second quantum number k is needed. The shape of elliptical orbit is defined by the ratios length of the major axis and minor axis. तो जो सोमरफील्ड थे, सोमरफील्ड ने क्या कहा, सोमरफील्ड ने कहा जो हमारा एटम होता है, ठीक है, उन्होंने इस जो हमारी लाइंस थी, फाइन लाइंस थी, उनकी स्प्लिटिंग के बारे में बताया। उन्हें कहा जो होती हैं लाइंस जो होती है स्प्लिट हो जाएंगी। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल होते हैं उसमें जो पहला सेल होता है n=1, वो तो सर्कुलरली मूव करता रहता है, वो सर्कुलर होता है। और जो n=2 होता है वो सर्कुलर भी होता है और इलिप्टिकल भी होता है। इलिप्टिकल कैसे होता है, ऐसे ऐसे इलिप्टिकल। फिगर सही नहीं बनना है, वैसे फिगर बना होगा बुक में। ठीक है, तो इलिप्टिकली क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। ये बना है फिगर, ठीक है, आधा बना है लेकिन बना है। यहाँ पे अगर न्यूक्लियस था तो ये कुछ सर्कुलर हैं लेकिन कुछ क्या है यहाँ पे इलिप्टिकली हैं। ठीक है, और इलिप्टिकल के लिए अलग क्वांटम नंबर का नाम दिया गया K1 K2 K3। ठीक है, K=1 K=2 K=3। उन्होंने अलग ही उसके क्वांटम नंबर्स की बात कही। ठीक है, उन्होंने कहा जो मेजर एक्सिस होता है, क्योंकि हम लोगों ने अगर इलिप्स के बारे में मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है तो उसमें क्या होते हैं, दो एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस होता है, ये वाले एक्सिस को मेजर एक्सिस कहते हैं, इस वाले एक्सिस को माइनर एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो मेजर एक्सिस जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2b और इसकी होती है 2a। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस अपॉन माइनर एक्सिस इक्वल टू जो है n/k के बराबर होता है। ठीक है, मेजर एंड माइनर एक्सिस में जो है वैल्यू जो होती है k/a के बराबर होती है, सॉरी n/k के बराबर होती है। k is called azimuthal or subsidiary sub quantum number and may have value 1 2 dot 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 n. Thus from h equal to n by k may have the values 2 by 2. Okay, is called the azimuthal or subsidiary quantum number. ये हमारा होता है k, इसको हम azimuthal या subsidiary quantum number कहते हैं। and may have the values 1 2 and n for n is equal to 2। n is equal to 2 के लिए जो n/k होता है उसकी वैल्यू क्या होगी 2.2, जो दिखाएगा किसको, एक सर्कुलर ऑर्बिट को। एंड अगर 2/1 की बात करें तो दिखाएगा इलिप्टिकल ऑर्बिट को, क्योंकि जो मेजर एक्सिस होता है बड़ा होता है, माइनर एक्सिस
सॉरी मेजर माइनस का रेशियो होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में अलग अलग होता है। ओके, एक्चुअल में अगर देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो इसका ये एक्सिस ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि एक बड़ा एक छोटा है, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा आएगा 1 से। तो अगर 1 आ जाता है तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन सेम रही होगी, और दोनों लाइन सेम होती हैं वो होता है सर्कल। ठीक है, तो अगर 2/2 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। अगर 2/1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट को शो कर रहा होगा। फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 3, इसके लिए फिर से हमको सर्कल मिल जाता है, क्योंकि n की वैल्यू 3 हो जाती है और k की वैल्यू फिर से इसके लिए 3 हो जाती है, और ये मिल जाता है सर्कुलर। और 3/2 के लिए क्या मिल जाता है, फिर से एलिप्स मिलता है। 3/1 के लिए नैरोवर इलिप्स मिलता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नैरोवर इलिप्स का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा ऐसे, ठीक है, ऐसे इलिप्स मिलता है। The presence of these extra orbits which have slightly different energies from each other accounts for the extra lines in the spectrum revealed under high resolution. The original quantum number k has now been replaced by a new quantum number l, where l is equals to k minus 1 thus for. ठीक है, तो इस क्वांटम नंबर को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इस क्वांटम नंबर को हम लोग जो पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि के क्वांटम नंबर आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है, आज पहली बार सुन रहे होगे सोमरफील्ड के मॉडल में। तो ये जो सोमरफील्ड का मॉडल इसमें एक्सप्लेन किया गया, ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं है। ठीक, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन रहता है, इसका कॉन्सेप्ट जो है कोर कॉन्सेप्ट इसी बुक में लिखा है अच्छे से। ठीक है, कि किस बेसिस पे उन्होंने कहा था कि इलिप्टिकली मूव करता है और किस बेसिस पे कुछ में सर्कुलरली मूव करता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्यों इलिप्टिकली मूव करता है और क्यों कुछ ऑर्बिट में सर्कुलरली मूव करता है। और और ये जो हमारी एजिमुथल क्वांटम नंबर जो पढ़ते हैं वो आई कहाँ से, वो आई है सोमरफील्ड के मॉडल से। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू 0 होगा, n इक्वल टू 2 है तो l इक्वल टू 0 या 1 होगा, l इक्वल टू 0 या 1 या 2। तो ऐसे ऐसे हम लोग इसको पढ़ते हैं। Explained why some of the spectral line are split into 2, 3, 4 और more lines। तो यहाँ पे जो बात हुई थी कि जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, जैसे हम स्पेक्ट्रा देखते हैं, ठीक है, तो एक स्पेक्ट्रा में क्या देखते हैं कि हमारे पास लाइन है और वो फिर से स्प्लिट हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पे एक सिग्नल देखा है, ऐसे हमारा जो स्पेक्ट्रोमीटर है, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर में ही हम लोग स्प्लिटिंग देख सकते हैं। जैसे ये आया है ब्रॉड स्प्लिटिंग, इसको कहते हैं, ब्रॉड ट्रांजिशन के बाद जो मिलता है ये ब्रॉड बैंड होता है। ठीक है, और ये जो है अगर इसको हम हाई रेजोल्यूशन की मशीन से देखें, हाई रेजोल्यूशन बहुत हाई रेजोल्यूशन है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारी लाइंस कुछ ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, ये एक्चुअली जो दिख रहा था, ये जो फिगर बना था, ये इन लाइन को सेपरेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए एक ही में दिख रहा था। ठीक, मोटी लाइंस दिख रही थी, और यही होती स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब ये लाइंस जो है अलग अलग हो जाए, अलग अलग दिखें, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग। तो अलग अलग दिख नहीं, इसका मतलब ये अलग अलग होती भी होंगी तभी दिख नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि वाई सम of the spectral lines are split into 2, 3 or 4 or more lines. In addition, some spectral lines are split still further into 2 lines or doublet. This is explained by assuming that an electron spin। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो लाइंस हैं, इन लाइंस को अगर हम देखना चाहें तो फर्दर देख सकते हैं कि फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है, फर्दर भी स्प्लिट हो जाती हैं। This is explained by assuming that the electron spin on its own axis in either clockwise or anti-clockwise direction. Energy is quantized, and the value of the spin angular momentum was the first considered by m s h upon 2 pi h into h upon 2 pi। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे घूमता है, अपने एक्सिस पे घूमता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, स्पिन करता है, स्पिन की वजह से उसका जो एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी एम एस एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ते हैं, हाइयर स्टडीज करते हैं। ठीक है, जो कि जेडी की इस बुक में भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा इसका। ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया गया है कि इसकी एनर्जी कैसे आती है, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्टली कहें तो एम एस, ठीक है, ये होती है मैग्नेटिक स्पिन। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है स्पिन की वजह से एम एस होता है इंटू एच अपॉन 2 पाई, यहाँ से आई एनर्जी, वेयर एम एस इज द स्पिन क्वांटम नंबर विच द वैल्यू इज प्लस माइनस 1/2। क्वांटम मैकेनिक्स हैज सीन shown by the exact expression to be 1 upon s s plus 1। सॉरी 1 upon s नहीं, ये अंडर रूट है।
ठीक है, ये अंडर रूट का साइन है यहाँ पे, सॉरी ये एच के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ हमारा कहाँ पे है, ये सिर्फ हमारा अंडर रूट एस एस प्लस वन, एच अपॉन टू पाई अलग रहता है। ठीक है, एस इज आइदर स्पिन क्वांटम नंबर और द रिजल्टेंट ऑफ द सेवरल स्पिन्स। ठीक है, अगर एक ही न्यूक्लियस है तो उसका सिर्फ एक का होगा, अगर यहाँ पे कई सारे न्यूक्लियस हैं या कई सारे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एक साथ मेंशन कर रहे हैं तो एस की वैल्यू जो होगी सबके जो जो भी स्पिन होंगे उनके सम के बराबर होगी। तो यहाँ पे जीमान, एक नए साइंटिस्ट का नाम लिखा है जीमान, जीमान ने कहा, ठीक है, जीमान ने क्या कहा था, जीमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट जीमान इफेक्ट, ठीक है, जीमान इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, showed that if atom were placed into a strong magnetic field, additional lines are appeared on the spectrum। उन्होंने कहा कि अगर हम एटम को कहाँ रखें, मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, जैसे ये हमको स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रल लाइन दिखी थी स्प्लिटिंग होके, तो अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इनकी लाइंस जो होती हैं और ज़्यादा स्प्लिट होकर दिखती, फर्दर स्प्लिट होकर दिखने लगती हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जीमान इफेक्ट, काफ़ी नाम सुना होगा। तो जीमान इफेक्ट क्या है, जीमान इफेक्ट ये है कि जब हम किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन को या स्पेक्ट्रा को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो वो जो होता है फर्दर स्प्लिट हो जाता है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इसको कहते हैं जीमान इफेक्ट। दिस इज बिकॉज, इसका रीजन क्या होता है, दिस इज बिकॉज इलिप्टिकल ऑर्बिट कैन ओनली टेक अप क्राइटेरियन सर्टेन ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल फील्ड, क्योंकि जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी एक डायरेक्शन होती है। ओके, क्या होती है, एक फिक्स डायरेक्शन होती है, उन्होंने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, एक फिक्स डायरेक्शन होती है। तो इसकी ये उसी डायरेक्शन में फोर्स भी अप्लाई करता है अपना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा है ना, नॉर्थ टू साउथ, तो वो उसी डायरेक्शन में अपना फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जो न्यूक्लियस इनके कांटेक्ट में आते हैं वो इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कुछ क्या हो जाता है कंस्ट्रक्ट, जैसे ये मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, सॉरी ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये क्या करेगा, ये रिजल्टेंट इससे इसको क्या मिल जाएगा, पावर मिलेगी और तेज़ी से घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लाइंस जो है क्या हो जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाएंगी। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इनहेंस करता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, यही है जीमान इफेक्ट। ईच ऑफ दीज ओरिएंटेशन इज एसोसिएटेड विद फोर्थ क्वांटम नंबर m, और जो भी हैं, जो भी ओरिएंटेशन है वो इफेक्ट करता है क्वांटम नंबर m को, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इससे जनरेट होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इनकी वैल्यू जो होती है डिपेंड करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर l पे, m की वैल्यू l की वैल्यू पे डिपेंड करती है। एल की प्लस वैल्यू से लेके माइनस वैल्यू और जीरो के साथ जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो सारी एम की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इनको हम आगे पढ़ेंगे क्वांटम नंबर को डिटेल से। अभी यहाँ पे हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जनरलाइजेशन कैसे हुआ क्वांटम नंबर का। जैसे सिंगल लाइन इज अ नॉर्मल स्पेक्ट्रम विल अपीयर टू एल प्लस वन लाइन। ठीक है, सिंगल लाइन जो है नॉर्मल स्पेक्ट्रम में कितनी दिखती है, टू एल प्लस वन लाइन्स दिखती हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि जीमान इफेक्ट में जीमान इफेक्ट बोला ही नहीं जाता है और कहा जाता है कि इतनी स्पेक्ट्रल लाइंस थी, अगर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो टोटल पॉसिबल लाइंस कितनी होंगी, तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज होता है 2l+1 if magnetic field is applied। Thus, in order to explain the spectrum of the hydrogen atom, four quantum numbers are needed as shown in table। Thus, the spectra of other atom may be explained in the similar manner। तो यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है, ये चार क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना है और 12 नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ना है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।